मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 52वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उनका ये दौरा ऐतिहासिक रहा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी की और उनके साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। वहीं द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कहा कि वाराणसी पहुंचने पर उन्हें और उनकी पत्नी को जो स्वागत मिला वो बेहद यादगार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच होटल ताज में हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। होटल ताज में दोनों देशों के प्रमुखों की मुलाकात हुई तो आपसी संबंधों में गर्मजोशी देखने को मिली। द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों ही देशों के प्रमुखों ने संबोधित कर बैठक को लेकर बयान भी जारी किए। आपसी बैठक के बाद दोनों देशों के प्रमुखों ने ताज होटल में लंच किया तो वहीं साझा वक्तव्य भी इस दौरान जारी हुआ। बता दें कि इसी वर्ष मार्च माह में प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की मुलाकात इसके पूर्व भी हो चुकी है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच समसामयिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ आपसी सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की मौजूदगी में भारत और मॉरिशस के बीच MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने अपने इस दौरे को लेकर आभार जताया और कहा, मैं आपको प्रधानमंत्री और आपकी सरकार को हमारे आगमन के बाद से हमारे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के प्रति दिखाए गए उदार शिष्टाचार के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाराणसी पहुँचते ही मुझे और मेरी पत्नी को जो स्वागत मिला उससे हम दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। मुझे खुशी है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों चुने जाते हैं। ये भारत की मेरी चौथी आधिकारिक यात्रा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को चागोस समझौते की सफलता पर बधाई दी और दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी को और विस्तार देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सर शिवसागर रामगुलाम की 125वीं जयंती का स्मरण किया, जिन्होंने मॉरिशस और भारत के बीच अटूट सेतु का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती हमें प्रेरित करती है कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएं। बैठक में भारत और मॉरिशस के बीच विशेष आर्थिक पैकेज पर भी निर्णय लिया गया, जो मॉरिशस में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा। हार्दिक बधाई देता हूँ। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। राष्ट्रीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिवसागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, SSR इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे करेंगे। एक्सेलेंसी, इंडिया एंड मॉरिशस आर टू नेशंस, बट अवर ड्रीम्स आर एंड डेस्टिनी आर वन। इस वर्ष हम सर शिवसागर रामगुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं,
बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी। मैं फिर एक बार डेलीगेशन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने महत्वपूर्ण समझौते किए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीनीकरण ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था और उभरते आर्थिक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत मॉरिशस के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा और समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र को मुक्त, खुला, सुरक्षित और समृद्ध बनाने का साझा लक्ष्य दोनों देशों की प्राथमिकता है। वाराणसी में हुई इस बैठक ने न केवल भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधनों को रेखांकित किया, बल्कि ये भी दर्शाया कि द्विपक्षीय संबंधों में विकास, सहयोग और सामरिक स्थिरता को सर्वोच्च महत्व दिया जा रहा है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी देहरादून के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए रवाना हुए। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री 16 सितंबर तक भारत में अपनी राज्य की यात्रा पूरी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्ट ट्रैवलर प्रोग्राम का विस्तार करते हुए कहा कि इसमें अब 5 और हवाई अड्डे शामिल हो गए हैं। वहीं अमित शाह ने इस मौके पर ऐतिहासिक बताते हुए इसे स्वामी विवेकानंद की 1853 शिकागो में दी गई, आपको बता दें, ओजस्वी वाणी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी ने जिस दिन भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का परिचय विश्व को कराया था, उसी दिन ये सुविधा शुरू होने और हमारे लिए गर्व की बात है। ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम में और 5 हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। इससे न केवल प्रवासियों की सुविधा बढ़ेगी, इससे इस देश में होने वाले परिवर्तनों से उनको परिचय कराने का भी एक बहुत अच्छा मौका हमें मिलेगा। आज जिस दिन हम ये सुविधा का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी दिन 132 साल पहले 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना महान भाषण दिया था और हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति और सनातन धर्म का एक प्रकार से धर्म संसद के अंदर पूरे विश्व को बहुत संक्षिप्त में परिचय कराया था। और उसी समय से हमारी संस्कृति का एक प्रकार से पुनर्जागरण का एक समय शुरू हुआ और ये आज तक 2025 तक हम पूरे विश्व में हमारे संस्कृति और सनातन धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाने में सफल हुए हैं। तो वहीं जयपुर से रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान को नई सौगातें देने का ऐलान किया है। वहीं खातीपुरा में आधुनिक मेंटेनेंस सुविधा विकसित की जा रही है, जहां रोजाना 12 से 18 ट्रेनों का रखरखाव संभव होगा। वहीं मंत्री ने कहा कि इससे नई ट्रेनों की शुरुआत आसान होगी। जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की तैयारियां लगभग पूरी है और जल्द ही यात्रियों को इसकी सौगात मिलेगी। वहीं बीकानेर दिल्ली वंदे भारत पर भी काम तेज है। वहीं पर्यटन हब जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने के लिए एक ओवरनाइट ट्रेन चलाने की योजना पर काम भी किया जा रहा है। खातीपुरा बहुत बड़ी मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप हो रही है। आप अगर इस पूरे प्लान को देखेंगे, ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जयपुर में बड़ी मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप हो रही है। डेली यहाँ पर 12 से 18 गाड़ियाँ मेंटेन हो सके वैसी व्यवस्था की जा रही है। इसमें वंदे भारत भी मेंटेन होगी और कई दूसरी तरह की गाड़ियाँ मेंटेन होगी। लाभ इससे ये मिलेगा
आने वाले समय में और नई गाड़ियां चालू कर सकते हैं। आज जयपुर प्रवास के दौरान जयपुर स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन वो भी देखेंगे। लघु उद्योग भारती का स्टार्टअप्स के साथ जुड़ाव वो भी देखेंगे। और जनरल मैनेजर साहब से रास्ते में बातचीत हो रही थी, किस तरह से राजस्थान के लिए और नई गाड़ियां ला सके, वो भी एक प्रयास है। उसमें मेजर प्रयास है, एक तो जोधपुर से दिल्ली की नई वंदे भारत जो अनाउंस कर चुके हैं, उसकी पूरी कंप्लीट आज रिव्यू किया, तैयारी अच्छी है, बहुत जल्दी चालू होगी। दूसरा बीकानेर से दिल्ली की वंदे भारत, उसका भी अभी रास्ते में रिव्यू किया, उसकी भी तैयारी अच्छी है, वो भी जल्दी चालू हो जाएगी। जैसलमेर हमारा एक बहुत बड़ा। तो वहीं उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में नई औद्योगिक नीति के बाद निवेशकों को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा कि सरकार बस्तर जैसे पिछड़े इलाकों में भी निवेश को आकर्षित करने पर जोर दे रही है। जगदलपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन इसी दिशा में बड़ा कदम है। खास बात यह है कि नई नीति में एसएससी, एसटी और महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। कनेक्ट का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर में किए, दिल्ली में किए, मुंबई में किए, बेंगलुरु में किए और विदेशों में भी किए, टोक्यो, ओसाका, सियोल में भी किए। आज जगदलपुर में करने जा रहे हैं और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किए हैं। और जो हमारे ST/SC वर्ग के अगर कोई उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई महिला वर्ग से उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई अग्निवीर के सेवानिवृत्त उद्यमी बनना चाहेंगे, तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। तो आज बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है। इससे हमारे वहाँ के छोटे छोटे राइस मिल जैसे छोटे छोटे उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और हमारे स्थानीय लोगों को इसका लाभ होगा आज के जगदलपुर के इन्वेस्टर कनेक्ट से। तो वहीं गुरुग्राम में हरियाणा शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत मेगा स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। शहर के 47 स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोहना चौक पर सेक्टर 52 में आपको बता दें कि श्रमदान किया, वहीं सफाई मित्रों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वच्छ गुरुग्राम से ही स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ भारत की नींव रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से स्वच्छता में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते हुए चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किया कि राज्य में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं बल्कि पहचान के प्रमाण के रूप में माना जाए। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने इसे बड़ी जीत बताया और कहा कि उनका विरोध प्रक्रिया का था, SIR का नहीं। अब हर नागरिक अपने आधार कार्ड के जरिए आसानी से वोटर बन सकता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया और भी पारदर्शी होगी। न्यायालय को धन्यवाद देना पड़ेगा कि अब SIR कहीं भी होगी तो आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट बन गया है। कोई भी अब आधार कार्ड दे करके अपना वोटर बन सकता है। ये तो बड़ी जीत हुई है। तो अब तो SIR हो, क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यही फर्जी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, यही ना बात कर रहे हैं वो लोग। तो ठीक है, SIR का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी इलेक्शन कमीशन को, नाम डिस्क्लोज करने का भी बोला।
65 लाख, तो हम लोगों की तो जीत हुई। जिस नेपाल की संसद जली, सड़कें लहूलुहान हुई, मॉल लूटे गए और सरकारें घुटनों पर आ गई। नेपाल की सड़कों पर जो हिंसा फैली है वो हमारे लिए चेतावनी हो सकती है, लेकिन शर्म की बात है तब वो होती जब भारत में कुछ लोग उसी हिंसा का सपना देखने लगते हैं। संसद में आग, नेताओं की पिटाई, सत्ता पलटने की साजिशें, ये भारत नहीं है, ये कभी भारत नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ विरोध होता है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, यहाँ सत्ता बदलती है लेकिन संविधान के रास्ते से। और जो लोग नेपाल की अराजकता को भारत में दोहराने की ख्वाहिश पाल रहे हैं वो ना भारत को समझते हैं, न यहाँ की जनता को। भारत की जड़ें गहरी है, इतनी गहरी कि यहाँ आंदोलन सत्ता गिराते हैं लेकिन लोकतंत्र नहीं दिखे। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नेपाल में हिंसा की आग की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन भारत में कुछ लोग इस आग को देखकर चेतने के बजाय उसके यहाँ भी फैलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आंदोलन की आड़ में अराजकता का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, और क्या भारत के लोकतंत्र को अस्थिर करने का सपना अब खुलेआम सोशल मीडिया पोस्ट और नेताओं के बयानों में दिखने लगा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नेपाल की हिंसा से सबक लेने के बजाय कुछ लोग उसी स्क्रिप्ट को भारत में लागू करने की सोच रहे हैं, और क्यों ये सोच हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा तक, संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आवास तक हर तरफ गुस्से की आग नजर आई। आंदोलन की शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन उस दिशा में मुड़ गया जहां कानून व्यवस्था और लोकतंत्र सब कुछ बेकाबू नजर आया। सरकारी इमारतें जलाई गई, खाद्य विभाग से अनाज लूटा गया, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से घरेलू सामानों की लूटपाट हुई, सरकार का मुख्यालय रात भर सुलगता रहा, सेना सड़कों पर उतरी और सरकारी सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ गया। प्रधानमंत्री के इस्तीफे से लेकर नेपाल में बिगड़ते हालातों की तस्वीरें सभी ने देखी हैं। हालातों को सामान्य किया जा रहा है, पूरा कंट्रोल अब सेना के हाथ में है। जेनजी प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन तबाही के निशान अभी भी नेपाल की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। लेकिन इस बीच भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आग को सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि चाह रहे हैं कि यही आग भारत तक पहुंचे, और इस बात का अंदेशा भी लगा रहे हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है। नेपाल की अराजकता की आग पर भारत में कुछ लोग ऐसी बातें करने लगे हैं कि मानो वो भी आने वाले समय में भारत में भी ऐसा हो सकता है, इसका अंदेशा लगा रही हूँ। हरीश रावत के एक्स पर पोस्ट को ही देखिए। हरीश रावत लिखते हैं कि नेपाल की युवा क्रांति आग खोलने वाली है। युवाओं का वैश्विक आक्रोश लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनौती बन रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अब नेपाल और भी कुछ स्थानों पर इस तरीके के आक्रोश देखने में आए हैं। उसका परिणाम कई जगह कट्टरपंथी ताकतों ने उठाया है। युवाओं की शक्ति के उपयोग की सम्यक योजनाएं और उन योजनाओं के निर्धारण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हमें भी चिंतित कर रहा है, और साथ में हैशटैग्स जोड़ते हैं, #नेपाल, #बेरोजगारी, #भ्रष्टाचार और #युवा क्रांति। तो वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य एक कदम और आगे निकली। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री की पब्लिकली पीटे जाने के वीडियो पर लिखा कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल होगा। सीधा इशारा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर था। जब नेता इस तरह की हिंसा को परोक्ष रूप से जस्टिफाई करने लगे तो सोचिए कि उनके मन में कैसे इरादे पल रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने साफ कहा कि नेपाल की आग तानाशाही और करप्शन के खिलाफ है, और ऐसी ही आग भारत में लग सकती है, क्योंकि यहाँ भी लोग भीतर से परेशान हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। नेपाल भारत का एक सीमावर्ती ऐसा देश है जो बिहार से सटा है, जो वेस्ट बंगाल से उनसे बहुत सा एक भाग है, वो वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा यूपी से भी जुड़ा हुआ है। ये आग जो है जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, और हिंदुस्तान में 75 लाख 75 लाख नेपाली भी रहते हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है ये तानाशाही के खिलाफ है, और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर अंदर
बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है, तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। हमारे जो विदेश नीति, नेपाल कभी हमारा मित्र था, नेपाल भारत को हमारा बड़ा भाई मानता था, भूटान भारत को बड़ा भाई मानता था, लेकिन जब नेपाल और भूटान पर संकट आया तो ये बड़ा भाई उनके साथ खड़ा नहीं रहा। ये हमारे विदेश नीति का फेल्योर है। इसके लिए मैं कहता हूँ, यहाँ का भी युवा जो है, आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है, उसकी बहुत समस्या है। ये मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देता है, उसका मतलब क्या है? ये लोग गरीब आज भी है, 10 किलो राशन पर जी रहे हैं। नेपाल की हालत भी ऐसे ही है, ऐसी थी। और आप लोग भारत में भी यहाँ से पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। हाँ, किसका बेटा दुबई में बैठा है, किसका बेटा सिंगापुर में बैठा है, किसका बेटा और कहाँ बैठा है। हाँ, कोई क्रिकेट का चेयरमैन बन गया, क्या है? उसके खिलाफ असंतोष नेपाल में भरता है। और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और गांधी को आज भी देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। आप गांधी को कितने भी गाली दीजिए मोदी जी, लेकिन आप जो बचे हैं ना, आपकी सरकार, वो सिर्फ गांधी विचार की वजह से बची है। हरीश रावत, अनुमा आचार्य और संजय राउत की बातें इशारा करती हैं कि कुछ लोग सत्ता के लिए देश की स्थिरता दांव पर लगाने तक को तैयार हैं और ये बहुत खतरनाक मानसिकता है। कांग्रेस की ओर से लगातार आते इस तरीके के बयान कई सवालों को जन्म देते हैं। भारत में कांग्रेस खुद को महात्मा गांधी का वारिस बताती है, लेकिन लगता है उन्होंने गांधी के विचारों को भुला दिया है। इतिहास याद करिए, 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी इतने आहत हुए कि उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आंदोलन अहिंसक नहीं रह सकता तो उसका कोई नैतिक आधार नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस के प्रवक्ता खुलेआम हिंसा की सराहना कर रहे हैं। गांधी का नाम लेकर वोट मांगने वाले नेता आज गांधी की शिक्षाओं को दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्ता हासिल करने के लिए अराजकता भी जायज है। ये उस भारत के लिए अपमानजनक है जो आज भी गांधी के रास्ते को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मानता है। भारत की राजनीतिक चेतना का स्तर इस बात से समझिए कि यहाँ बड़े से बड़े आंदोलनों ने सत्ता को बदला है, लेकिन लोकतंत्र को नहीं छुआ। 1974 में जेपी आंदोलन ने संपूर्ण क्रांति की आवाज दी। 1989 में वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले को चुनावी मुद्दा बनाया और जनता ने पूरी सरकार बदल दी। एक भी ईंट नहीं टूटी, एक भी ऑफिस नहीं जला। 2011 में अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन ने पूरे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट कर दिया, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण था। 2012 में निर्भया केस के बाद भारत की राजधानी में लाखों लोग सड़कों पर उतरे, मगर एक भी दुकान नहीं तोड़ी गई। सरकारें बदली, कानून बने, लोकतंत्र और देश की संस्थाएं मजबूत हुई। भारत की जनता जानती है कि नारा लगाना ताकत है, लेकिन संविधान के भीतर। भारत और नेपाल 2 पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता में जमीन आसमान का अंतर है। नेपाल अभी एक युवा लोकतंत्र है, जहां 17 साल पहले संविधान लागू हुआ, जबकि भारत 75 साल से लोकतंत्र की सबसे मजबूत मिसाल बना हुआ है। भारत में आज तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 10 प्रधानमंत्री बदले हैं, दर्जनों सरकारें आई गई, लेकिन कभी सड़कों पर लोकतंत्र नहीं टूटा। वहीं नेपाल की सत्ता हर 1-2 साल में हिलती रही है। कभी गठबंधन टूटते हैं, कभी संविधान संशोधन की मांग पर जनता भड़कती है, लेकिन भारत में जनता वोट से सरकार बदलती है और अधिकारों के साथ कर्तव्य निभाना भी जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।